स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोगों ने क्या पिछली क्लास में जो भी पढ़ा हो, हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं, जितना भी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है, अब हम लोग क्या आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को कई क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे 50 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। और आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितना हमने पढ़ाया है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे परिभाषा वगैरह है जो अलग से होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन यहीं से हैं और जितना हमने पढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग वाला कार्य है। क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग वाला कार्य है। ठीक, इसमें पहला क्या है? आटा गूंथना। दूसरा क्या है? फर्श पोंछना। और तीसरा क्या है? बुनना। और चौथा क्या है? डस्टिंग। तो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग वाला कौन सा कार्य है? इसमें क्या है? इसमें क्या लगाएंगे? फर्श पोंछना। क्या लगाएंगे? फर्श पोंछना। अब नेक्स्ट देखते हैं परिवर्तन का वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? पहला ऑप्शन है, पहला क्या है? मुंडेल द्वारा। और दूसरा क्या है? गिलबर्ट। और तीसरा क्या है? तीसरा ग्रास एवं कैंडल। और निकिल एवं डार्सी। ये चौथा ऑप्शन है। तो परिवर्तन का वर्ग का विचार किसने सर्वप्रथम दिया था? तो हमने बताया है कि परिवर्तन का वर्ग जो होता है, इसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? मुंडेल ने। किसके द्वारा दिया गया? ये मुंडेल द्वारा दिया गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? इसको देखिए ऑप्शन, मानवीय, अमानवीय। दूसरा क्या है कि मानवीय, अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। और तीसरे नंबर पे है कि मूल्य लक्ष्य स्तर। और चौथे नंबर पे है क्या है? आयोजन करना। तो पारिवारिक साधन के क्या कौन से प्रकार हैं? पारिवारिक साधन के ये तीसरा क्वेश्चन है। पारिवारिक साधन के कौन से प्रकार हैं? मानवीय और अमानवीय। कौन सा है? मानवीय, अमानवीय। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण हैं। रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण हैं। तो इसमें कौन सा है कि ये क्या है? आंतरिक मूल्य हैं।
आंतरिक मूल्य हैं। दूसरा क्या है कि बाह्य मूल्य हैं, बाह्य मूल्य हैं। तीसरा क्या है, धार्मिक मूल्य हैं, मूल्य। और चौथा क्या है, सैद्धांतिक मूल्य हैं। ठीक, तो रुचि, कला, योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण हैं। तो ये क्या हो गया, ये कैसे कैसे हो गए, ये आंतरिक मूल्य हो गए। क्या हो गए, आंतरिक मूल्य। हमने बताया था कि जो ये रुचि जो होती है, ये कला और योग्यता, ये सब क्या होती है, ये सब बाह्य मूल्य नहीं होते हैं। कैसे मूल्य होते हैं, आंतरिक मूल्य होते हैं। अब सातवां देखेंगे। सातवां क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा लक्ष्य अस्थायी होता है, कौन सा लक्ष्य अस्थायी होता है। कौन सा लक्ष्य अस्थायी, दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन, साधन समाप्ति, और कोई नहीं। तो इसमें कौन सा लक्ष्य अस्थायी होता है, कौन सा लक्ष्य अस्थायी होगा, ए वाला। क्या होगा, दीर्घकालीन लक्ष्य। हमने बताया था कोई भी लक्ष्य जो होते हैं वो तीन होते हैं कि कौन कौन से होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य। जो छोटे छोटे गोल को बनाकर हम बड़ा जो गोल अचीव कर पाते हैं। छोटे छोटे गोल जैसे कि क्या होता है कि बड़ा गोल क्या होता है, जैसे मकान बनाना हो गया, और क्या किसी मतलब मकान बनाना हो गया, और भी जो भी चीज़ें होती हैं। और छोटा गोल क्या होता है कि जैसे सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, खाना बनाना, ये सब क्या हो गया, छोटा गोल हो गया। लेकिन बड़ा गोल जो होता है, एक दिन में कोई मकान नहीं बना सकता है। ये क्या, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या तो काफ़ी ये एक दिन में तुरंत नहीं खरीदी जा सकती है। तो ये क्या हो गया, बड़ा गोल हो गया। और क्या हो गया कि जैसे शिक्षा प्राप्त करना, और इस मतलब कोई किसी जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं और उसको प्राप्त करना, ये क्या है, बड़े गोल के अंतर्गत आता है। साधन समाप्ति क्या होता है कि जो छोटे छोटे गोल को करने के लिए, छोटे छोटे गोल करते हुए हम इस बड़े गोल तक अचीव करते हैं, बड़े गोल तक प्राप्त करते हैं, जो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो ये जो बीच की जिससे होकर गुजरते हैं, वही क्या होता है कि साधन समाप्ति हो गया। क्या हो गया, साधन समाप्ति लक्ष्य हो गया। अब हम देखते हैं न्यूनतम समय में कार्यों की न्यूनतम समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना कहलाता है। समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना कहलाता है। तो न्यूनतम समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना क्या कहलाता है, शक्ति व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, समय चक्र। तो आप लोग बताइए कि न्यूनतम समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना क्या कहलाता है, शक्ति व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन और समय चक्र। तो क्या होगा कि इसमें न्यूनतम समय में कम समय में कम समय में हम कम समय खर्च हो, किसी भी कार्य को करने के लिए कम समय खर्च हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, ये समय व्यवस्थापन हो गया। और कम शक्ति में हम कार्य को संपन्न करें लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, तो ये शक्ति व्यवस्थापन हो गया। तो ये इसमें क्या हो गया, ये समय को पूछा है, तो ये क्या हो गया, समय व्यवस्थापन। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। समय का आकलन संभव है, समय का आकलन संभव है, समय का आकलन संभव है। कौन सा मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक समय से, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, जैविक समय से। तीसरा क्या हो गया, समय चक्र से। और चौथा क्या हो गया, सभी से। तो क्या हो गया, समय का आकलन संभव है, कैसे संभव है, ये जैविक समय से। ठीक, 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां देखते हैं। सीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है। सीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है। पहला क्या है, समय को। दूसरा क्या है, शक्ति को। फिर दोनों, फिर कोई नहीं। तो सीमित संसाधन के रूप में जाना जाता है समय को, शक्ति को और दोनों, फिर कोई नहीं। तो सीमित संसाधन के रूप में क्या जानेंगे, सीमित संसाधन के रूप में समय को। किसको, समय को सीमित संसाधन के रूप में जानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 10वां हो गया। 11वां, समय योजना का 5वां चरण है। समय योजना का 5वां चरण है। समय योजना का 5वां चरण है। योजना को लिखना, पहला है योजना को लिखना और दूसरा है समय क्रम को निर्धारण करना, तीसरा है अनुमानित समय निर्धारण, और चौथा है कि समन्वय स्थापित करना। इसमें क्या होगा, समय योजना का 5वां चरण कौन सा है, योजना को लिखना, समय क्रम को निर्धारण करना और अनुमानित समय निर्धारण, समन्वय स्थापित करना। तो 11वें का कौन सा है कि 11वें का है योजना को लिखना है। क्या है, 11वें का 5वां चरण क्या है, योजना को लिखना। अब 12वां वाला देखेंगे। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र होता है। पारिवारिक जीवन विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र होता है। पहला है कि आंतरिक मूल्य, पहला है सदैव एक जैसा कार्य का वक्र। यहाँ पर ऐसे है, क्या होता है कि सदैव एक जैसा, और विभिन्न भिन्न दोनों कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र कैसा होता है। क्या सदैव एक जैसा होता है कि भिन्न भिन्न होता है और कि दोनों होता है, कोई नहीं। तो पारिवारिक जीवन चक्र में क्या हमेशा काम वैसे ही रहता है, हमेशा एक ही जैसा होता है? नहीं, क्या होता है, सदैव एक जैसा नहीं रहता है। ठीक,
पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र कैसा होता है कि जो कार्य का वक्र होता है यह सदैव एक जैसा होता है। कार्य का वक्र जो सदैव एक जैसा होता है। ये देखिए कि आप पारिवारिक जीवन चक्र में जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका टाइम है, जिस टाइम आपको खाना बनाना है, जैसे करना है, ये सब चीज़ कार्य का वक्र जो होता है यह हमेशा एक ही जैसा होता है। अगर अंतर होता भी है तो कभी कभी तो इसमें क्या होगा कि कार्य का वक्र कैसा होता है कि सदैव एक जैसा होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट्स अथवा पत्तल आदि का प्रयोग करती है, जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट अथवा पत्तल आदि का प्रयोग करती है। जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट्स अथवा पत्तल आदि का प्रयोग करती है तो वह मार्विन मुंडेल का कौन सा परिवर्तन प्रयोग कर रही ऑप्शन है प्रथम परिवर्तन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कौन सा परिवर्तन प्रयोग कर रही है? जब गृहिणी किसी कार्यक्रम में पेपर प्लेट अथवा पत्तल आदि का प्रयोग करती है तो वह मार्विन मुंडल का कौन सा परिवर्तन प्रयोग कर रही है? ये तृतीय। कौन सा? तृतीय। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी कंपनी के मैनेजर के वेतन के अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त में मकान मिलता है। किसी कंपनी के मैनेजर के वेतन के अतिरिक्त रहने का मुफ्त मकान मिलता है। तो किसी कंपनी के मैनेजर के वेतन के अतिरिक्त रहने का मुफ्त मकान मिलता है तो यह कौन सी आय है? तो यह कौन सी आय है? पहला क्या है इसको देखेंगे। वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक प्रत्यक्ष आय। दूसरा क्या है? वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। और तीसरा क्या है कि मासिक आय। और चौथा क्या है? कोई नहीं। तो हमने देखा किसी कंपनी के मैनेजर के वेतन के अतिरिक्त रहने के लिए, मतलब वेतन जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन रहने के लिए मुफ्त में मकान मिल रहा है। तो यह कौन सी आय है? क्या वास्तविक प्रत्यक्ष आय है, या वास्तविक अप्रत्यक्ष आय है, या मासिक आय है, और या क्या कोई नहीं है? तो कौन सा सही होगा? ये क्या है? प्रत्यक्ष आय है। क्या है? प्रत्यक्ष आय है। अब नेक्स्ट देखेंगे। वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम
से प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि प्रत्यक्ष आय हाँ चला वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष आय हो गई। और अप्रत्यक्ष ऑप्शन में देखिए अप्रत्यक्ष आय और तीसरा क्या है कि उपार्जित आय और चौथा क्या है मानसिक आय। क्या है मानसिक आय। तो वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक आय के माध्यम से जो प्राप्त की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। क्या उसे क्या बोलते हैं, तो वह आय जिसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि, खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि, खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है, जमा कराई जाती है। इसको बताइए, पहला ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, चालू खाता। दूसरा क्या है कि निश्चित अवधि खाता, निश्चित अवधि खाता। और तीसरे नंबर पे क्या है, गृह बचत खाता। और चौथे नंबर पे क्या है, आवर्ती जमा खाता। क्या है, आवर्ती जमा खाता। तो हमने कहा खाता जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है उसे क्या बोलते हैं, चालू खाता, निश्चित अवधि खाता, गृह बचत खाता और आवर्ती जमा खाता। तो क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती जमा खाता। इसे क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता को क्या बोलते हैं, इसे आरडी के नाम से जानते हैं, आरडी बोलते हैं, आरडी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, आवर्ती जमा खाता में हर महीने थोड़ी थोड़ी धनराशि इसमें जमा की जाती है। तो खाता जिसमें प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है, एक निश्चित धनराशि जमा कराई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि व्यय का ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है, लचीलापन होता है, जिसमें लचीलापन होता है। पहला ऑप्शन देखिए, निश्चित व्यय और दूसरा क्या है, अर्धनिश्चित व्यय। तीसरे नंबर पे क्या है,
अनिश्चित निश्चित व्यय, और क्या है चौथा अन्य व्यय है। क्या है? अन्य व्यय है। व्यय का ऐसा प्रकार जिसमें लचीलापन होता है। तो किसमें लचीलापन होता है? हमने क्या कहा कि ये व्यय के प्रकार में हमने 3 प्रकार के व्यय बताए थे। कौन कौन से? एक निश्चित व्यय बताया, एक अर्ध निश्चित व्यय बताया, एक अनिश्चित व्यय। तो इसको डिटेल में देखते हैं। निश्चित व्यय में क्या बताया कि जिसके पीछे खर्च करना एकदम मतलब बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कुछ ये नहीं कर सकते कि नहीं, इसमें कोई लचीलापन नहीं होता है कि इसमें चलिए ठीक है खर्च करें या ना करें या तो कुछ कम ज़्यादा कर दें। जैसे कि दवा के लिए और बच्चों की फ़ीस के लिए, ठीक, इन सब के लिए क्या पैसे इधर उधर किए जा सकते हैं कि नहीं चलो ठीक है बच्चों की फ़ीस नहीं भरेंगे। तो क्या है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फिक्स होती हैं। और अर्ध निश्चित व्यय होता है कि व्यय का ऐसा प्रकार है, इसमें क्या होता है लचीलापन होता है कि जैसे कि आज हम एसी में रह रहे हैं, मेरे पास पैसे कम हैं तो हम कूलर या पंखे से भी काम चला लेंगे। तो ये क्या, इसमें कौन सा सही हो गया? अर्ध निश्चित व्यय हो गया। अनिश्चित व्यय ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं 18 क्वेश्चन कौन सा है कि बराबर बराबर व्यय की विधि, बराबर बराबर व्यय की विधि, बराबर बराबर व्यय की विधि किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? प्रयोग की जाती है। तो हमने देखा कि बराबर बराबर व्यय की विधि किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? जब पति नौकरी वाला हो, जब पति नौकरी वाला हो और दूसरा क्या है, जब आय व्यय से अधिक हो, तीसरा क्या है कि जब आय व्यय के बराबर हो, व्यय के बराबर हो। और चौथे नंबर पे क्या है, जब दोनों नौकरी वाले हों। तो हमने देखा बराबर बराबर व्यय की विधि किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके क्या है, व्यय की पांच विधियां थी। कौन कौन सी विधि थी इसके बारे में हमने बताया है। तो जब बराबर बराबर ये क्या होता है, जब दोनों क्या होते हैं नौकरी वाले होते हैं, तो क्या होता है इसमें, जब दोनों नौकरी वाले होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 50-50 मेथड होता है कि इसमें क्या होते हैं आय व्यय को ये लोग मतलब इसमें आय व्यय बांट लेते हैं। वो आधा जो होता है पति खर्च करता है और आधा जो है वह पत्नी खर्च करती है। ये दोनों अपने उत्तरदायित्वों को बराबर बराबर निर्वाह करते हैं। समान वेतन विधि एक विधि थी। इसमें समान वेतन विधि में हमने ये देखा था कि जब पति जहाँ पर सिर्फ पति कमाता है और पत्नी क्या करती है कि जो भी व्यय की लिस्ट रहती है, जो भी एक सूची बना लेती है, जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं, और क्या करती है पति क्या करता है उसको उस पे पैसे खर्च करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके बाद घर के खर्च को वो चलाता है। जब उसमें से जैसे मंथली जैसे 400 रुपये बचते हैं तो क्या करता है 200 रुपये पति के हो जाते हैं, 200 रुपये पत्नी के हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं समान वेतन विधि। वह वेतन में से समान दोनों बराबर बराबर बांट लेते हैं। और जब पति नौकरी वाला होता है और जब आय व्यय से अधिक होती है, ठीक है, और इसमें क्या है जब आय व्यय के बराबर होती है तो ये तो मान लीजिए कोई विधि के अंतर्गत नहीं आता है कि आय व्यय के मतलब आय व्यय अगर बराबर होता है तो इसे कौन सा बजट कहते हैं। ये होता है, कैसा होता है, इसको संतुलित बजट कहते हैं। मतलब जितनी आय आ रही है उतना हम खर्च कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। इसी को काम चलाऊ बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, काम चलाऊ बजट कहते हैं। आदर्श बजट किसे कहा जाता है, यहीं पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि आदर्श बजट किसे कहा जाता है। तो
जहाँ पर आय जो होती है वह व्यय से मतलब जो भी हम बजट बनाए हैं, जब उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ बचत होता है तो वह आदर्श बजट कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये पारिवारिक व्यय की जो होती हैं ये विधियां थी, जो 5 थी। अब हम देखेंगे कि कैवा क्वेश्चन है कि हस्त मुक्त विधि दर्शाती है क्या? हस्त मुक्त विधि दर्शाती है। तो हस्त मुक्त विधि क्या दर्शाती है, इसको देखते हैं। आय व्यय के बराबर हो, आय व्यय बराबर हो, और दूसरा क्या है कि आय व्यय से कई गुना अधिक हो। और तीसरा क्या है कि व्यय आय से कई गुना अधिक हो। जिसको ये समझ में आई होगी वो इतने में से ही आंसर निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोई नहीं, ठीक, चौथा ऑप्शन। अब इसी में से समझ जाएंगे, इन्हीं तीनों में से हस्त मुक्त विधि दर्शाती है क्या? दर्शाती है जब आय जो होती है व्यय से कई गुना होती है, कि मतलब जितना खर्च करना है उससे कई गुना क्या होता है, आय होता है। यहाँ पर खर्च करने के लिए कोई प्लानिंग, कोई योजना जो है वो नहीं बनानी होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? घर में उत्पादित वस्तु उदाहरण है। उत्पादित वस्तु उदाहरण है। घर में उत्पादित वस्तु उदाहरण है वास्तविक प्रत्यक्ष, वास्तविक अप्रत्यक्ष, वास्तविक अप्रत्यक्ष, और तीसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक आय। कोई नहीं। तो जो घर में उत्पादित वस्तु का उदाहरण क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष। क्या है? वास्तविक प्रत्यक्ष। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? क्या है? सहयोग, आकलन और समय और मूल्यांकन। ठीक। क्या ये है कि दूसरे नंबर को देखिए, क्या ये है? योजना नियंत्रण प्रसंस्करण, और चौथा क्या है कि चौथा मूल्यांकन, कि ये है। तीसरा नंबर देखिए, समय योजना मूल्यांकन सहयोग, कि ये चौथे नंबर वाला है कि आयोजन संगठन नियंत्रण मूल्यांकन। तो परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? सहयोग, आकलन, समय और मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है योजना नियंत्रण प्रसंस्करण मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है समय योजना मूल्यांकन सहयोग। चौथा ऑप्शन है आयोजन संगठन नियंत्रण मूल्यांकन। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें जो है वह चौथा ऑप्शन सही है। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है? 22,
कि एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के 22वां क्वेश्चन क्या है? एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? प्रबंधन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि गृह प्रबंधन, हाउस कीपिंग, गृह प्रबंधन, हाउस कीपिंग दूसरा है, और तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है? परिवार प्रबंधन, और चौथे नंबर पे है संसाधनों की देखरेख। देखरेख तो कहा हमने कि एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? एक परिवार चलाने में जो शामिल जिम्मेदारियां हैं उसके प्रबंधन को, जो जिम्मेदारियों को शामिल किया था उसके प्रबंधन को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? गृह प्रबंधन के नाम से जानते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के नेक्स्ट देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। पहला क्या है कि पहला है खाली घोंसला, खाली घोंसला। दूसरा है प्रसन्न घर, प्रसन्न घर। तीसरा है अमीर घर, अमीर घर। चौथा है पूर्ण घोंसला। चौथा क्या है? पूर्ण घोंसला। तो हमने कहा कि पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? इसमें पारिवारिक जीवन चक्र की हम लोग को 3 अवस्था बताए हैं। कौन सी? प्रारंभिक अवस्था, दूसरा क्या होता है कि विस्तारित अवस्था, और तीसरा क्या है? संकुचित अवस्था। तो ये खाली घोंसला किसको कहा गया है? संकुचित अवस्था को कहा गया है। प्राथमिक अवस्था ये कब शुरू होती है? जब एक पति पत्नी अपने घर को शुरुआत करते हैं, घर की शुरुआत करते हैं, तो जब उनका शादी विवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था। और एक बच्चे जब तक हो नहीं जाते तब तक ये अवस्था चलती है। फिर बच्चे होने के बाद बच्चों की पढ़ाई, उनका जो भी प्राथमिक पढ़ाई है, फिर माध्यमिक है, फिर उच्च है, फिर व्यावसायिक शिक्षा है, ये सब जो होते ही ये सेकंड होती है। इसी में क्या होता है? तीनों संसाधन जो होते हैं, तीनों संसाधन इसमें तीनों संसाधन जो होते हैं उनको उनकी कमी होती है। अगर पूछा जाए तीनों संसाधनों की अधिकता किसमें होती है कि जब तीनों संसाधन पर्याप्त होते हैं। किसमें होते हैं पर्याप्त? जब पहली अवस्था चलती है जिसमें प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें तीनों संसाधन जो होते हैं पर्याप्त होते हैं, क्योंकि परिवार जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन जब दूसरी अवस्था चलती है तो क्या होता है कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और काम सब कुछ करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें तीनों संसाधनों की कमी हो जाती है। उसके बाद जब अंतिम अवस्था होती है, जब बच्चों का शादी विवाह सब कुछ कर दिया होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़के व्यवसाय करने लगते हैं, तो क्या अंतिम जो होता है इसको क्या बोलते हैं? संकुचित अवस्था बोलते हैं। इसी को खाली घोंसला कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? खाली घोंसला कहता है। इसी में रिटायरमेंट हो जाते हैं, जो जॉब करते रहते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसी के नाम से खाली घोंसला कहा गया है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था यही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति
मिलती है। तो हमने क्या देखा, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे घर छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। और तीसरा क्या है कि जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे। और चौथे नंबर पे है कोई नहीं। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या है कि परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलेगी? क्या जब बच्चे घर छोड़ देंगे तब मिल जाएगी? भाई वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलेगी? जब बच्चे स्थापित हो जाएंगे तब परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। क्या? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है किससे? जीवन दर्शन से, अभिवृत्ति से, और तीसरे नंबर पे है कि व्यवहार से कोई नहीं। इसको आप लोग सॉल्व करिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा? को क्रियाओं का चक्र किसने कहा? तो क्या है पहला? पी देवदास। दूसरा क्या है? कोर्टजिन। तीसरा क्या है? जॉर्ज आर्टेरी। चौथा क्या है? लिचफील्ड। तो प्रक्रिया प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? ये है। और प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली किससे प्रभावित होती है? जीवन दर्शन से। और प्रक्रिया प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? इसका पी देवदास है, कोर्टजिन है, और क्या है कि जॉर्ज आर्टेरी है, और चौथा क्या है? लिचफील्ड है। तो इसको किसने कहा है? तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्रक्रिया प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? लिचफील्ड ने कहा है। किसने कहा? लिचफील्ड ने कहा। अगर हम यही पूछ लें कि, और अभी हम एक क्वेश्चन करें कि पी देवदास ने प्रबंधन को क्या कहा? पी देवदास ने प्रबंधन को क्या कहा? तो आप लोग क्या बताएंगे? पी देवदास ने प्रक्रिया मतलब एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा था? लिचफील्ड ने कहा। एक्शन ऑफ साइकिल जिसको कहते हैं क्रियाओं का चक्र, प्रक्रिया प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा था? लिचफील्ड ने कहा था। लेकिन पी देवदास ने प्रबंधन को क्या कहा? इसको बताइए, क्या कहा? बांध कहा या व्यवहारिक विज्ञान कहा? व्यवहारिक विज्ञान। ठीक, और क्या कहा कि क्रियाओं का चक्र, क्रियाओं का चक्र और सभी। तो क्या बोला? पी देवदास ने प्रबंधन को बांध के नाम से इसको बांध कहा है। क्या कहा है? बांध। अब नेक्स्ट देखेंगे कि गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं।
गृह व्यवस्था के उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं कि सौंदर्य है, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यंजकता है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि क्रियात्मकता है, और चौथा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है चौथा, सभी। ठीक, अब बताइए कि इसमें से कौन सा है, क्या सौंदर्य है, अभिव्यंजकता है, क्रियात्मकता है, सभी है। गृह व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, सभी हैं। क्या हैं, सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण हैं। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण हैं। पहला क्या है कि साझेदारी और निर्णय निर्माण, दूसरा क्या है, इसको देखते हैं कि आयु में परिवर्तन, प्राधिकार की स्थिति और लंबी बीमारी। तो आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण क्या हैं कि इसमें क्या उदाहरण है कि साझेदारी और निर्णय निर्माण। क्या है, साझेदारी और निर्णय निर्माण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना देर हुआ, 50 मिनट। हाँ तो 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा, बता देना। निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। इसको बताइए कि निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। बताइए, ओगल, जॉन डीवी और स्वामीनाथन, और क्या है, श्री लक्ष्मी। तो इसमें क्या है, निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, संगठन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। संगठन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। संगठन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसको बताइए। अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, और आप कुछ भी बोल दीजिए, इटालियन बोल दीजिए, इटालियन। तो क्या है, संगठन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी से हुई है। किससे हुई है, अंग्रेजी से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि योजना को नियंत्रित करती है। योजना को नियंत्रित करती है। योजना को नियंत्रित करती है क्या, आयोजन
संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो योजना को नियंत्रित कौन करता है? क्या करता है? नियंत्रण। नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है? नियंत्रण योजना को नियंत्रित करती है। ठीक। अब संगठन को गति प्रदान करती है। संगठन को गति प्रदान करती है। किसको? संगठन को गति प्रदान करती है। वही ऑप्शन है आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो संगठन को गति कौन प्रदान करता है? नियंत्रण करता है। योजना को भी गति कौन प्रदान करता है? नियंत्रण करता है। संगठन को भी गति कौन प्रदान करता है? नियंत्रण करता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मांग का नियम आधारित होता है। मांग का नियम आधारित होता है। पहला क्या है? उत्पादन के सिद्धांत पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, फिर सीमांत उपयोगिता पर, सीमांत उपयोगिता पर, फिर तीसरा क्या है? वितरण के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर कोई नहीं, या तो आप सभी मान लीजिए। तो क्या है? मांग का नियम आधारित होता है किस पर? सीमांत उपयोगिता पर। किस पर? सीमांत उपयोगिता पर मांग का नियम आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? 35 नंबर। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। प्रेरणा को समझने, प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय कौन से हैं? इसको देखते हैं कि पास का वातावरण, पास का वातावरण। दूसरे नंबर पे है क्या? समाज, मूल्य लक्ष्य स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर और सभी। तो प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय क्या हैं? कि पास का वातावरण भी होता है, समाज भी होता है, मूल्य लक्ष्य स्तर भी होता है और यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कला का कौन सा तत्व, कला का कौन सा तत्व ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई वाला होता है। ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई वाला होता है। और क्या है कि कौन सा तत्व ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई? आकार, रूप, रेखा, रंग। आकार, रूप, रेखा। इसमें क्या होगा? ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सी गृहिणी के लिए प्रभावी समय प्रबंधन रणनीति है। क्या निम्न में से कौन सी गृहिणियों के लिए एक प्रभावी समय प्रबंधन रणनीति है। एक प्रभावी समय प्रबंधन क्या रणनीति है? क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कार्यों को प्राथमिकता देना, कार्यों
को प्राथमिकता देना। और दूसरा क्या है, समय सारणी को अनदेखा करना। समय सारणी को अनदेखा करना। और तीसरा है क्या है, समय को महत्व न देना। और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें क्या है नियम, इसमें क्या है निम्न में से कौन सी गृहिणियों के लिए एक प्रभावी समय प्रबंधन रणनीति है। कार्यों को प्राथमिकता देना, समय सारणी को अनदेखा कर देना सही है, समय को महत्व न देना, क्या समय को महत्व न दिया जाए, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा कि कार्यों को प्राथमिकता देना। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कला में वस्तुओं के चारों ओर, बीच में और भीतर के क्षेत्र के लिए शब्द क्या हैं। कला में वस्तुओं के चारों ओर, कला में वस्तुओं के चारों ओर, बीच में और भीतर के क्षेत्र के लिए भीतर के क्षेत्र के लिए शब्द क्या हैं। क्या है इसमें, क्या है आकार, स्थान, बनावट, रेखा। आकार है, स्थान है, बनावट है और क्या है रेखा है। तो कला में वस्तुओं के चारों ओर, बीच में और भीतर के क्षेत्र के लिए शब्द क्या हैं। इसमें क्या होगा, स्थान होगा। क्या होगा, स्थान होगा। अब क्या है, कला का कौन सा तत्व सतह के अनुभव, रूप या स्थिरता के रूप में वर्णित किया जाता है। कला का कौन सा तत्व सतह के अनुभव, रूप या स्थिरता के रूप में वर्णित किया जाता है। रूप में वर्णित किया जाता है। क्या ऑप्शन है इसमें, देखिए कि आकार कौन सा है, रंग, आकार, बनावट, रेखा। रंग, आकार, बनावट और चौथा ऑप्शन है रेखा। तो इसमें क्या है, कला का कौन सा तत्व सतह के अनुभव, रूप या स्थिरता के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें क्या होगा, आकार। क्या होगा, आकार होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गृह सूची कैसे बनाई जाती है। गृह सूची कैसे बनाई जाती है। गृह सूची कैसे बनाई जाती है, वस्तुओं को व्यवस्थित सूची बनाना, वस्तु की व्यवस्थित सूची बनाना। और पहला हो गया, और दूसरा क्या है, अनुमान लगाना। मूल्यवान वस्तु को अनदेखा करना। मूल्यवान वस्तु को अनदेखा करना। और
चौथा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो गृह सूची कैसे बनाई जाती है? वस्तु को व्यवस्थित सूची बनाना, वस्तु कोई भी वस्तु है उसकी व्यवस्थित सूची बनाकर, कि अनुमान लगाकर, कि मूल्यवान वस्तु को अनदेखा करके, या कोई नहीं। तो क्या होगा, कोई भी जो गृह सूची बनाई जाएगी वह क्या होगा, जो गृह वस्तु की व्यवस्थित सूची बनाकर। क्या होता है? वस्तु की व्यवस्थित सूची बनाकर। अब नेक्स्ट देखेंगे, साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में वर्गीकृत किया। जो भी संसाधन हैं, संसाधनों को मानवीय या अमानवीय में वर्गीकृत किया। कौन से? इसको देखिए कि ग्रास एवं कैंडल, निकिल एवं डार्सी, ग्रास कैंडल। इसको ऑप्शन में देखिए क्या है, ग्रास एवं कैंडल, ठीक, निकिल एवं डार्सी, और क्या है, दोनों, फिर कोई नहीं। इसको आप लोग बताइए, संसाधनों को मानवीय या अमानवीय में वर्गीकृत किया। तो इसको क्या है, ग्रास एवं कैंडल ने भी मानवीय अमानवीय बताया है, और निकिल एवं डार्सी ने भी मानवीय और अमानवीय बताया है। बस दोनों में क्या, समय को लेके है। निकिल एवं डार्सी ने समय को, इनको क्या किया है, समय को निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया है। क्या है? अमानवीय बताया है। और ग्रास एवं कैंडल ने इसे, समय को क्या कहा है, इसको समय को क्या कहा है, मानवीय बताया है। ठीक, एक बार फिर सुनिए कि ग्रास एवं कैंडल और निकिल एवं डार्सी ने दोनों ने संसाधन को दो भागों में बांटा है, एक मानवीय होता है, एक अमानवीय होता है। दोनों लोगों ने बताया, लेकिन बस यहाँ पर समय की बात को लेकर है। समय को निकिल एवं डार्सी ने अमानवीय बताया और ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय बताया। मानवीय क्या होते हैं, जो मनुष्य के अंदर निहित होते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो क्या होते हैं, मानवीय होते हैं। और अमानवीय जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, और ये मार्कर हो गया, ये डस्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब मानवीय संसाधन है। और अमानवीय किसी की ज्ञान है, आवृत्ति है, कौशल है, और मतलब उसके अंदर जो कौशल होती है, जो उसके अंदर निहित होती है, व्यक्ति के अंदर निहित होती है, वो क्या होता है, मानवीय संसाधन होते हैं। अब जैसे व्यक्तिगत संसाधन, एक क्वेश्चन है, देखिए कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इसमें देखिए कौन सा है ऑप्शन, कि व्यक्ति की रुचियाँ, व्यक्ति की रुचियाँ, और दूसरा है कि मानवीय गुण, मानवीय गुण, तीसरा है भावनाएं, तीसरा, चौथा है वस्तुएं। चौथा क्या है, वस्तुएं। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, मतलब जो व्यक्ति के अंदर अभी हमने बताया, जो जिसको छुआ ना जा सके। और ये जो है, ये तीनों क्या है, व्यक्ति की रुचियाँ, गुण, भावनाएं, ये सब क्या आप देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की रुचियों को देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के मानवीय गुण को देख सकते हैं, भावनाओं को देख सकते हैं, नहीं। वस्तुएं जो होती हैं वो छुई और देखी जा सकती हैं। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। पारिवारिक जीवन चक्र में क्या, पारिवारिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था में, पारिवारिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। समय की मांग होती है। क्या है, अधिक समय, क्या अधिक होगा, और क्या होगा कि कम होगा, कम होगा, सामान्य होगा, या बहुत अधिक होगा। पारिवारिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था में
समय की मांग क्या होती है? समय, हमने क्या कहा था कि जो प्रथम अवस्था होती है पारिवारिक जीवन चक्र की, जो प्रथम अवस्था होती है उसमें तीनों संसाधनों का यूज़ कम किया जाता है, मतलब समय की मांग जो होती है वह कम होती है। क्या होती है कि समय की मांग। अब एक क्वेश्चन लास्ट देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं कि समय यंत्र का प्रकार नहीं है। समय यंत्र का प्रकार नहीं है। इसको देखिए क्या है कि विश्राम काल और कार्यवक्र, और क्या है अत्यधिक भार और थकान। तो इसमें कार्यवक्र, अत्यधिक भार और विश्राम काल जो होते हैं ये तीनों समय यंत्र का प्रकार है, लेकिन क्या थकान क्या है, ये समय यंत्र का प्रकार नहीं है। ठीक, अत्यधिक भार को ही क्या कहा जाता है? पीक लोड। क्या कहा जाता है? पीक लोड। जब व्यक्ति मतलब एक किसी समय हर महिला के मतलब हर दिन में एक समय ऐसा आता है जब उसके ऊपर कार्यभार बहुत अधिक ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और मतलब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या तो अपना भी काम करना रहता है और जो ऑफिस जा रहा है उसको टिफ़िन बना देना रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अत्यधिक भार या कहते हैं पीक लोड। और कार्यवक्र यही कार्यों का उतार चढ़ाव दर्शाता है। कार्यवक्र क्या करता है? यही कार्य का उतार चढ़ाव दर्शाता है। और हम थकान के बारे में बताए हैं कि थकान कितने प्रकार के होते हैं। थकान जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक थकान होता है, एक मानसिक थकान होता है। मानसिक थकान जो होते हैं दो होते हैं, एक नीरस होता है और दूसरा क्या होता है? कुंठाजन्य। नीरस जो होता है इसका मतलब ये ठीक है, ये काम चलाऊ होता है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव मानसिकता पे नहीं पड़ता है, लेकिन जो कुंठाजन्य थकान होता है ये बहुत बुरा असर डालता है। और नीरस थकान क्या होता है? किसी भी काम को लगातार करते करते मन जो होता है वो ऊब जाता है, इसी को बोर्डम थकान या नीरस थकान कहते हैं। लेकिन जो कुंठाजन्य थकान होता है कि जैसे कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है बार बार किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में या तो कोई भी अपने बिजनेस के में ही, और बार बार उसमें क्या होता है व्यक्ति को असफलता मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? उसे क्या बोलते हैं? कुंठाजन्य थकान बोलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा इसको आप बताइए, और जहां आप लोगों को ना समझ में आए उसको कमेंट करके आप लोग पूछिए।